नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। देश की राजनीति में जाति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वे लोग जातीय समीकरण बैठाने लगते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सुभाष राजभर जी से। राजभर जी, पहला सवाल आपसे ये है कि अक्सर ये देखने को आता है कि जब भी कोई मामला आता है, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर यानी सपा और भाजपा, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं कि राजभर समाज के लोग दो खेमे में चले जा रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए सपा के पास क्या प्लानिंग है, क्या समीकरण है कि वो राजभर समाज को एक मंच पर ज़्यादा संख्या में इकट्ठा कर दे? देखिए, वर्तमान राजनीति में आपने कहा कि जब चुनाव निकट आते हैं तो जातियों का बड़ा महत्व हो जाता है और जातीय समीकरण लोग बैठाने लगते हैं। लेकिन हमारी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, समाजवाद की विचारधारा पर चलती है। समाजवाद का विचारधारा ये है कि जो हमारा देश है, इस देश के भौतिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, इंडस्ट्री हो, सत्ता हो, सब में बराबर की भागीदारी सबको मिले। यानी देश में रहने वाले हर वर्ग, हर तबके को बराबर की भागीदारी मिले, बराबर का उनको न्याय मिले, अमीरी गरीबी की खाई को घटाया जा सके। ये समाजवाद का विचारधारा है। जहाँ तक राजभर जात के वोट का सवाल है, तो मैं बता दूं कि श्री अनिल राजभर जी सिर्फ अपने विधानसभा शिवपुर तक सीमित हैं। बाकी जगह राजभर को कहीं वो जो है इम्पैक्ट नहीं करते हैं। शुरू में श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने, जब राजभर समाज बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था, मैं समाजवादी पार्टी में फिर भी मैं बता रहा हूँ जो इतिहास है, जब मनोहर कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश में राजनीति का प्रयोग किए तो उसमें चमार जात के बाद नंबर 2 पर राजभर जाति कोर वोटर मानी जाती थी और वहाँ बहुत सम्मान भी मिला। आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी कैबिनेट मंत्री कई बार बने, रामचल राजभर बाबू जो मंत्री कैबिनेट मंत्री बने। इतना ही नहीं, स्पीकर तक, ऑनरेबल स्पीकर का पद भी बाबू सुखदेव राजभर जी ने निभाया। ओम प्रकाश राजभर पहले बसपा में थे, बसपा से निष्कासित किए गए। हालांकि बसपा से उनको विधानसभा कुलसला का टिकट भी दिया गया था, मार्जिन वोटों से हार गए थे। उनकी पत्नी को जिला पंचायत मेंबर बनाया गया था और वो बनारस के जिला अध्यक्ष भी थे। लेकिन तमाम पार्टी विरोधी गतिविधियां करते सरकार पार्टी ने निकाल दिया। उसके बाद वो अपना दल में गए। अपना दल में इस उम्मीद से गए कुलसला सबको टिकट मिल जाएगा। लेकिन हुआ ये कि डॉक्टर सोहेल पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हो गया। गंगापुर विधानसभा से श्री सुरेंद्र सिंह पटेल जी को टिकट मिला, वो चुनाव जीत गए और डॉक्टर सोहेल पटेल खुद कुलसला लड़ गए, यानी ओम प्रकाश जी बाहर हो गए। और वहाँ एक और घटना घटी थी कि अजय राय जी भी बीजेपी से लड़ गए, तो वहाँ फ्रेंडली फाइटिंग कही जाने लगी और डॉक्टर सोहेल चुनाव हार गए। उसी के बाद ओम प्रकाश राजभर ने इसी कचहरी में, जो हमारा बरगद का पेड़ है, 10 लोगों को ले करके कहा कि डॉक्टर सोहेलाल की तर्ज पर कि अब हम लोगों की भी अपनी पार्टी होगी, और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया। शुरू में पूर्वांचल के जो खास तौर से मऊ, देवरिया, बलिया, थोड़ा घना गाजीपुर में असर रहा और उस समय इनके प्रभाव बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सलमान खुर्शीद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हवाई जहाज जो बैठा घुमाए। तो चूँकि राजभर समाज बहुत मार्शल कौम है, लड़ी है इसलिए गरीब हुई है, अशिक्षित है क्योंकि 100 साल इनको विधि में पढ़ने नहीं दिया। तो एक समय आया कि ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी को गाली देना शुरू की। मतलब उनकी शुरुआत यही रही। बहुजन समाज पार्टी को गाली देते थे कि अगर भौर चमार मिल के एक बाल्टी मछली मारे हैं
तो ई बताओ राजभर लोग, तो वो आधा आधा बटे चाहे कि न बटे चाहे। तो राजभर बेचारे अनपढ़, और हमारे समाज के राजभर की भी बड़े लिटरेसी बहुत कम है। तो राजभर बेचारे इनकी बात सुन के भ्रमित होने लगे और वो हाथ के साथ पैरों उठाने लगे कि सही कह रहे हैं। फिर दूसरा सवाल कहते थे कि राजभर लोग बतावा, मुर्गी चारा खाई भरौटी में, अंडा दी चमरौटी में, ये ठीक हो? नहीं है। मतलब कि आदरणीय बाबूजी को कहते थे कि ये सुखदेव नहीं दुखदेव हैं। मान्यवर कांसी राम साहब को ट्रोल कर अपमानित करते थे, बहन जी को अपमानित करते थे, और वही आज कर रहे हैं। शुरू में इनका कुछ प्रभाव रहा, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी से सारे राजभर लीडर, स्थापित लीडर, आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी दिवंगत होने से पहले पार्टी छोड़ दिए थे, बाबूजी रामचंद्र राजभर जी पार्टी छोड़ दिए, सारे जो बसपा में राजभर थे वो सारे के सारे निकल के समाजवादी पार्टी में आ गए। ठीक है। और ओम प्रकाश राजभर आप तो सुने होंगे कि वो कहते हैं मैं बेहया हूँ, दो मुँहा सांप हो, खुद से बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो इस भारतीय सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किए सकते, उन शब्दों को भी वो बोलते हैं। और अकेले ओम प्रकाश राजभर की हैसियत नहीं है कि वो विधायक बन सके या किसी को बनवा सके। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 17 में गठबंधन किए, गठबंधन का परिणाम ये हुआ कि वो विधायक बन गए, और 2.5 साल तक फर्स्ट टेन्योर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार में 2.5 साल बीतते बीतते त्यागपत्र लेकर के जेब में रख के कहते थे माननीय राज्यपाल मिल नहीं रहे हैं, मैं त्यागपत्र देना चाहता हूँ। वो अपने घर का रोड नहीं बनवा पाए थे, खुद फरसा लेके बना रहे थे एज ए कैबिनेट मंत्री। और यही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को इतने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किए, मतलब जिसका कि कहना थोड़ा अटपटा लगता है। मतलब कि इनसे झूठा, बेईमान, भ्रष्टाचारी, और भी शब्द हैं जो मेरे मुंह से नहीं निकल सकते हैं, वो आप भी सुने होंगे। अब तो फिर ये 2.5 साल के बाद विपक्ष में आ गए। जब विपक्ष में आए तो लगातार बीजेपी को बोलते थे। 22 के इलेक्शन में हमारे साथ गठबंधन में आए, और माननीय मुख्यमंत्री को, योगी को तो क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। यहाँ तक बोला कि इनको मैं जहाँ भीख मांगने का ट्रेनिंग होता है वहाँ भेज दूंगा। तो वो रोज इस तरीके की जो भाषा बोलते हैं, उसके पीछे ये है कि जो 10 से 15% मतदाता उनके पास जो बचे हैं, और वो मतदाता ऐसे हैं जिनमें चेतना नहीं है, उत्तेजना है। और मेरा अभिमत ये है कि किसी भी नेता को, नेता कई प्रकार के होते हैं, धार्मिक नेता, राजनीतिक नेता, और भी प्रकार के नेता होते हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री में हैं तो उसमें भी श्रमिकों के नेता। तो नेता का परम धर्म होता है कि वह अपने फॉलोअर के अंदर चेतना पैदा करे, न कि उत्तेजना पैदा करे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर समाज को कमिटमेंट करके निकले थे पार्टी बना के कि राजभरों को हम एक बटन दबाएंगे 500 IAS IPS बना देंगे, फिर दूसरा बटन दबाएंगे तो 10,000 दरोगा बना देंगे। मसलन ऐसा कोई विभाग नहीं था सरकारी जिसमें वो अपनी जादुई बटन से वो पूरे के पूरे राजभरों को नौकरी देते। अब नौकरी में भाई आप तो जानते हैं, सब जगह कमीशन बैठा है, परीक्षा पास करनी है, उतनी आपकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन ये उस समय कहते थे कि ये सुखदेव राजभर तो सुखदेव नहीं दुखदेव हैं राजभर समाज के लिए, ये एक भी नौकरी नहीं दिए। जबकि राजभरों के सामाजिक चेतना और जागरूकता में, राजभरों के सामाजिक पहचान में, राजनैतिक पहचान में
आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर जी को बहुत बड़ा योगदान है। वो उस ज़माने में बसों में बैठ बैठ के हर गाँव में, जिलों में वो कार्यक्रम करते थे। राजभर समाज के अंदर जो तमाम कुरीतियाँ थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, या आज की जो यूथ 12, 13, 14 साल लड़के वाले जो हैं उम्र वाले, ये नहीं जानते, कुछ हमको भी नहीं जानते हैं। और कुछ तो ये ओम प्रकाश राजभर आप देख रहे होंगे, प्रतिदिन अपने सोशल अकाउंट से समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिदिन एक पोस्ट आती है, और वो पोस्ट खुद इनकी नहीं होती है, वो स्क्रिप्टेड होता है भारतीय जनता पार्टी के सेल से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यपा, हाँ, यपा, यादव पार्टी। तो इस तरीके से अब जैसे कह रहे हैं राजा बाबू अखिलेश यादव, व्हाट डू यू मीन राजा बाबू? माननीय जैसे माननीय कुसंग का ज्वार भयानक होता है, आप सुने होंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बबुआ, अरे भाई आपकी उम्र के हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रहे के बेटे हैं, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस भारत देश के तीसरी बड़ी पार्टी है, और आप उनको बबुआ, राजा बाबू बोलेंगे? अगर इस तरीके से ये बोलेंगे तो फिर हम लोग भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करने पर मजबूर होंगे। तो मैं ओम प्रकाश को आपके माध्यम से कहता हूँ कि वो माननीय अखिलेश यादव राजा बाबू नहीं, तुम्हारे बाप है राजनीति में, वो विधायक, सांसद, मंत्री बनाने की फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, तुम्हारा उनके सामने कोई औकात नहीं है, और वो मन बना लें। अभी ये बोल रहा था एक दिन कि आके लड़ लें अखिलेश, नहीं तो शिवपाल लड़ लें। अरे शिवपाल चाचा लड़ने का मन बना लेंगे तो ओम प्रकाश राजभर आप नामांकन नहीं कर पाओगे, नामांकन करने तक पहुंच नहीं पाएंगे ओम प्रकाश राजभर। इसलिए ऐसी चुनौती मत दीजिए श्री ओम प्रकाश राजभर जी। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, सबको मिश्रित व्यवस्था जिसको बोलते हैं, समाजवाद का मतलब पूरा मिक्स है। अर्थात आपने जो सवाल पूछा राजभर का, तो राजभर इस समय 90% राजभर हमारे समाजवादी पार्टी के साथ है, पीडीए के साथ है। क्योंकि हम राजभर समाज पढ़ा लिखा नहीं है, पर ये पॉलिटिकल है। चूंकि ये राजा लोग रहे हैं हमारे पूर्वज, तो वो डीएनए में हमारे है। हम लड़ाकू हैं, हम देश के लिए लड़ के मर जाएंगे, पर गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी बहू बेटियों को बेच करके सौदा नहीं करेंगे। अंग्रेजों से भी हमने कुछ सौदा नहीं किया। तो राजभर जाति के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट अंग्रेजों ने लगाया था 1871 में। अर्थात अगर उस समय राजभर की किसी माँ के पेट में बच्चा आ जाता था, अवतरित हो जाता था, कंसेप्शन हो जाता था, तो बाई बर्थ वो क्रिमिनल पैदा होता था, यानी पैदाइशी अपराधी होता था। बाई कास्ट राजभर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में घोषित किया गया था। हाँ, इस नाते पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट मार दिए गए थे। और उसी का थोड़ा घना ओम प्रकाश राजभर। अब बताइए ओम प्रकाश राजभर, आपको राजभर समाज के उत्थान पर बात करनी चाहिए, राजभर समाज में चेतना की बात करनी चाहिए। अगर आप कहते हो कि हम राजभर के सबसे बड़े नेता हैं, तो राजभर के सबसे बड़े नेता तो भाई बस खाली तुम हो, तुम्हारा दोनों लड़का है, आप चौथा किसी को राजभर को देखते हैं? पिछली बार हमारी पार्टी से 17 टिकट मिला इनको, 17 में सिर्फ 2 टिकट जो है अपने अपने बेटे को लड़ गए। एक 10 करोड़ में टिकट जगदीश नारायण जी को, राय जी को बेच दिया वहाँ जफराबाद। मतलब आप कहना चाहते हैं परिवारवाद अभी भी ये लेकर सबसे, और लोग तो बहुत बाद परिवारवाद किए हैं और स्ट्रगल करके आए हैं। देखिए, इलेक्शन और सिलेक्शन में बहुत अंतर होता है। इलेक्शन में जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप विन नहीं हो सकते हैं। सिर्फ बाप के नाम पर, अगर बाप के नाम पर चलना हो तो इसी ओम प्रकाश राजभर का लड़का 3 चुनाव हार चुका अब तक। गठबंधन में शिवपुर हारा, अभी 1,65,000 वोट से लोकसभा हारा मऊ। तो ओम प्रकाश राजभर का ये जो बड़बोलापन है, ये हमारे राजभर समाज को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, और ये राजभर समाज अच्छी तरह से समझ रहा है। और बीजेपी भी, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना इसने अशब्द बोले हैं, गाली गलौज दिया है, वो तो कहती, और चूंकि वर्तमान सरकार बैसाखी पर तो है नहीं, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है,
तुम समर्थन करो, मंत्री बनो न बनो, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो ये तो मर्सी मिनिस्टर है, और मर्सी मिनिस्टर है इसीलिए वो बदला ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि तुम बेटा रोज जो है हम बनवा के भेजेंगे, तुम रोज पोस्ट करोगे, नहीं पोस्ट करोगे तो लात मार के, जैसे 17 से 22 के बीच में भगाए थे उसी तरह फिर लात मार के बर्खास्त कर देंगे। अभी सपा पीडीए की बात कर रही है, ठीक है, और हम बनारस की बात करेंगे क्योंकि बनारस एक तरह से 2014 और उसके पहले भी देखा है काफ़ी हॉट सीट रही है। यहाँ पर भाजपा ने भी एक ओबीसी पैंतरा आजमाया है, ओबीसी कार्ड खिला है। महानगर अध्यक्ष, काशी अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष तीनों पर ओबीसी बैठा दिया है। इसको लेकर बाकी प्रदेश विंग में क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं, क्या प्लानिंग है ताकि ओबीसी समाज एक मंच पर आए? देखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी इस उद्देश्य से कर रही है कि हम संगठन के पदों पर ओबीसी को बैठा देंगे तो ओबीसी वोट हमारे पास आएगा। ओबीसी 2014 में ठगा गया था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि मैं ओबीसी हूँ, और एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी बनाई गई कि चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, मैं खुद चाय बेचता हूँ, मेरी माँ बर्तन मांज के घर चलाती थी, समय समय पर हम भी जाके झाड़ू पोछा लगाते थे, मैं स्टेशन पर जा कर के बोल ले लो चाय, गरम चाय ले लो चाय, 5 रुपए वाली चाय, 5 रुपए वाली चाय। तो ये जो हमारा गरीब समाज, पिछड़ा समाज था, दलित समाज था, वो बहुत ही उम्मीद की नज़र से उसको लगा कि भारत एकदम से बदल जाएगा, यहाँ गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। जैसे काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ब्रिटेन में जो आपके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली भी अगर कोई सर्वेंट आएगा वो भी कार से जाता है, मतलब उसकी इकोनॉमिकल स्टेटस कम नहीं होती है, उसको इतना वेतन दिया जाता है कि वह भी आर्थिक रूप से संपन्न होता है, और उसको सबको काम करना है, वो काम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। और लेकिन यहाँ वो दूसरी बात है, स्ट्रेटजी जो बनाया गया सरकार में तो आ गए, लेकिन आप आए दिन देख रहे हैं पीएमओ में एक भी ओबीसी अफसर नहीं मिलेगा आपको, सिंगल ओबीसी अफसर नहीं मिलेगा। कैबिनेट में इनके एक भी प्रभावशाली ओबीसी कैबिनेट मंत्री नहीं है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में ओबीसी को मंत्री बनाया गया, पावर विदाउट, जैसे पोर्टफोलियो विदाउट पावर। और सबसे बड़ा ये जो पिछड़ा समाज है, इतने दिनों में बीजेपी की कथनी और करने को भली बात समझ गया है। वो समझ रहा है कि ये हमारे जाति का एक चेहरा खड़ा करके, जैसे कभी कांग्रेस जगजीवन राम को जगजीवन बाबू कह के खड़ा करती थी और चमार का वोट लेती थी, पर जगजीवन बाबू मंच की शोभा थे, बाकी कुछ नहीं थे, कोई भला नहीं हो रहा था। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी या एससी के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है कि वह अपनी बात मनवा लें अपने समाज के लिए। यही ओम प्रकाश राजभर कहे थे कि हम अनुसूचित जात का राजभर जात को आरक्षण दिलवाएंगे। यही अनिल राजभर जी, जेपी मेहता, यही इंटर कॉलेज में अमित शाह जी आए थे, सभा किए, बोले प्रदेश में सरकार बनवा दो, हम जो है यहाँ से रिपोर्ट भिजवा के अनुसूचित जात का राजभर जात को आरक्षण दे देंगे। पर आरक्षण मिलने को छोड़ दीजिए, आरक्षण का घोटाला बीजेपी कर रही है। अभी 69 शिक्षक भर्ती का उदाहरण आपके सामने है। यूनिवर्सिटियों में ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। एक जितने ये कुलपति बना रहे हैं, वाइस चांसलर, अमूमन 1-2 शायद होंगे ओबीसी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। टोटल ये एक खास समुदाय विशेष को ये लेकर के सब जगह रख दिए हैं। तो और सर्विस, जैसे हमारे ओबीसी समाज में ठीक है राजभर ज़्यादा नहीं पढ़ता है, अभी पेपर की तैयारी नहीं कर रहा है, सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा है, पर पटेल समाज, मौर्य समाज, यादव समाज और चौहान समाज, पाल समाज, ये लोग के बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं।
और बेचारे तैयारी करके परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा का पेपर ही लीक हो जा रहा है। और ये अगर परीक्षा के लिए इन्होंने विज्ञापन किया, विज्ञापन करने के बाद इन्होंने फॉर्म फिलअप कराए, 2-2 3-3 साल तक वो पता चला कि न तो इंटरव्यू हुआ न तो रिटन एग्ज़ाम हुआ, और उसमें भी आरक्षण का घोटाला। सोचिए कि देखिए, मैं किसी जाति का, मजहब का, धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन कुछ तार्किक सवाल हैं जो बात खड़े करते हैं। जैसे EWS का कोटा 10% आया, हम लोगों ने स्वागत किया, हम लोगों ने विरोध नहीं किया, कोई विपक्ष का पार्टी विरोध नहीं किया, जबकि वो बिना डेटा के आया था, बिना कोई कमीशन बैठाए आया था, हमने वेलकम किया। जबकि वहीं सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा था, नरेंद्र वो साहनी के केस में कहा था कि 50% से ऊपर कोटा नहीं हो सकता, लेकिन कोटा बढ़ा। अब 54% OBC का है, आबादी है, हमको कोटा मिला 27%। शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी जातियां और बढ़ गई, उनका भी संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, पर उनको मिल रहा है 21। ST को 2%। और ये कागज पर दिख रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धरातल पर न तो ये OBC को ही रिजर्वेशन दे के आगे बढ़ा पा रहे हैं, न तो ये शेड्यूल कास्ट को कर रहे हैं। चलो आप तो न करोगे, वो कहते आप तो समाजवादी पार्टी के ऊपर छोड़े हुए हो, हम उनको भी गले लगाएंगे और अगड़ों को भी गले लगाएंगे, लेकिन आप EWS का आरक्षण सिर्फ नमूना के लिए दिए हो। भाई, नौकरी जब सरकारी नौकरियां बंद कर दे रहे हैं, सारे आप जैसे नौजवान, सारे आउटसोर्सिंग, सचिवालय में नियुक्तियां आउटसोर्सिंग हो रही हैं। अभी आपने पेपर पढ़ा होगा कि SDM और तहसीलदार आउटसोर्सिंग नियुक्ति होगी। अब जजेज आउटसोर्सिंग नियुक्ति हो रही है, रिटायर्ड जजों को एक कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति कर रहे हैं। अब कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्ति पर जब जो जज जो बैठेगा वो कितना न्याय कर पाएगा, आप समझ लीजिए। तो इनके ये जो जातियों का ये जो नेता सामने रख रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो पूरा का पूरा हर जाति का लोग, नेता भले इनके पीछे पीछे घूमेगा, पर मतदाता इनके पीछे नहीं जाएगा। वो जान गया कि ये जुमलेबाज पार्टी है, और NDA सरकार जो है ये नरेंद्र दास एसोसिएशन है, सिर्फ उसी का भला होने वाला है, बाकी किसी का भला होने वाला नहीं है। भाजपा युवाओं के रोजगार देने की बात कर रही है, उसने कहा है कि हमने करोड़ों रोजगार जनरेट किए हैं, छोटे छोटे MSME योजनाएं चलाकर। और इस बीच सपा जो है PDA के माध्यम से कुछ ऐसी योजना बना रही है जिसमें युवा जो है रोजगार के माध्यम से लाभान्वित हो। देखिए, इन्होंने जो पूरी तरीके से आउटसोर्सिंग कर दिया है, और आउटसोर्सिंग का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति एक अपना एजेंसी खोल लिया, फिर उसके माध्यम से वो भिन्न भिन्न विभागों में भेज रहा है लड़कों को, और उनको वेतन कितना मिल रहा है? 10,000, 12,000। उसका वेतन तय हो रहा है 20,000, तो उसको मिलता है 12,000। इसलिए कि पैसा डायरेक्ट वेतन उसको नहीं जाता है, पैसा एजेंसी को जाता है, तो वो आधा पैसा लेके आधा दे रही है। मतलब हमारे, जान लीजिए कि इस बीजेपी सरकार में हमारा पढ़ा लिखा यूथ, हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे आर्मी, सारे लोग त्रस्त हैं। हमने, आपने देखा होगा कि जब 12 से 17 की हमारी सरकार बनी थी, तो हमने सबसे ज़्यादा यूथ पर और शिक्षा के क्षेत्र पर काम किया था। हमने लैपटॉप बांटे थे, हमने युवाओं को ये कहा जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती है तब तक हम इनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और दे रहे थे। तो हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का पहला संकल्प ये है कि ये जो आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां हो रही हैं, इसको हम तत्काल बैन करेंगे सरकार बनते ही, और हम सरकारी नौकरी देंगे जिससे कि
नौजवानों का एक नौकरी जब हम देते हैं तो हम एक परिवार के भरण पोषण का साधन देते हैं। तो हम उनको पक्की नौकरी देंगे जिससे उनका लिविंगहुड अच्छा हो, उनका जीवन शैली अच्छा हो, वो अच्छे सेटिस्फैक्शन के साथ अपने परिवार के साथ रह सके। इस समय अगर आप युवाओं से आप रैंडमली टेस्ट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आपको हर युवा फ्रस्ट्रेशन में मिलेगा, आपको हर किसान फ्रस्ट्रेशन में मिलेगा आपको। मतलब किसान, ये बताइए जितने देश में प्रोडक्शन, एक सुई बनाने वाली कंपनी खुद जो है रेट तय करती है, और किसान बेचारा जो अन्नदाता है वो अपने उत्पादन का कीमत नहीं तय करता है, उसकी कीमत सरकार तय करेगी। भाई कीमत हम तय करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सबसे बेसिक नीड है तो आप हमको जो है पैसा पूरा दीजिए और पब्लिक को आप सब्सिडी दीजिए। मसलन ये कि किसान को पूरा उसको पैसा मिले, वो पूरे साल मेहनत करता है, पूरा परिवार मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फर्टिलाइजर डालता है, वो सब जब उस जो कास्ट अगर सब जोड़ेंगे तो बेचारा घाटे में रहता है, उस समय एकदम रेट घट जाता है। तो ये आज़ादी मिलनी चाहिए किसानों को भी, सुई से लेके, बिंदी से बनाने वाले से लेके, जहाज बनाने वाले से लेके सारी चीज़। ये माइक्रोफोन जो आप लेके घूम रहे हैं, ये भी जो बनाया होगा फैक्ट्री, उसने इसका रेट खुद तय किया होगा, लेकिन अन्नदाताओं का रेट अन्नदाता नहीं तय करेगा। हम आने वाली सरकार में इस पर भी काम करेंगे। भाजपा आधी आबादी में महिलाओं की बात कर रही है, सपा के पास महिलाओं के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, आधी आबादी की ये बात तो करती है, पर कहीं से ये आधी आबादी को मौका देते हुए दिखाई पड़ती है? नहीं पड़ती है। हम लोग, एक तो इन्होंने गलत नरेटिव सेट किया हुआ है कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण विरोधी है, जबकि ये 2 साल पहले ही नारी बंधन अधिनियम पास कर चुके हैं। और लेकिन ये जो संविधान में संशोधन करना चाहते थे 2/3 बहुमत के लिए, डिलिमिटेशन के लिए, उसको इन्होंने घुमा दिया। जो बिल गिर गया तो ये अपने महिला विंग के लोगों से समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास जाके भेज के प्रदर्शन करवा रहे थे कि आप लोगों ने महिला बिल का विरोध किया। हमने महिला बिल का विरोध नहीं किया था, हमने डिलिमिटेशन का विरोध किया था। और दूसरी बात कि आप भी समाज में चल रहे एक बहुत बड़े न्यूज पेपर से आप जुड़े हुए हैं। अमर उजाला अपने आप में एक हस्ती है। आप देखे होंगे कि समाज में महिलाएं 3 तरह की जिंदगी जीती। एक महिला जिनकी आबादी 70%, जिनको न शिक्षा है, न उनको संविधान की जानकारी है, न हक अधिकार की जानकारी है। वो सिर्फ 2 जून की रोटी, वो इतना मजदूरी करती हैं कि 2 जून की रोटी मिल जाए तो भगवान को हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद देती हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा हुई कि हमको दोनों जून की रोटी मिल गई। और इसकी संख्या 70 है। उनको बाकी और संविधान क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, पढ़ाई क्या है, मेरे अधिकार क्या है, ये उसको कुछ नहीं पता है। दूसरा 20% ऐसा तबका है महिलाओं का जो अपना अधिकार भी जानता है, संविधान भी जानता है, और वो जो अपना लक्ष्य बनाया हुआ है उस लक्ष्य को पाने के लिए पंख लगा के उड़ना चाहता है। वो महिलाएं लक्ष्य तक जाना चाहती हैं कि पा जाऊं, लेकिन संसाधन के अभाव में, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो अपने सपने को मूर्त रूप नहीं दे पाती हैं। तो ये 90% ऐसी महिला हो गई। 10% ही एलिट सोसाइटी की महिला हैं। और भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग यही है कि जो 10% एलिट सोसाइटी की महिला हैं, उन्हीं को सिर्फ महिला जो आरक्षण है विधानसभा लोकसभा में, सिर्फ वहीं पर प्रतिनिधि बन के जाए। और हम समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो 3 स्तर पर एक साथ महिलाएं जिंदगी जी रही हैं, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए कोटा में सब कोटा होना चाहिए। यानी कि आप ओमेन बिल पास करके ओमेन रिजर्वेशन बना दीजिए
और जिस प्रकार से आप EWS बनाए हैं, OBC बनाए हैं, SC बनाए हैं, ST बनाए हैं, इन महिलाओं का भी उसमें कोटा में कोटा कर दीजिए, तभी जो है पूरे 100% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। मतलब वो महिला जो दो जून की रोटी को तरसती है उसको प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो समस्या सदन में रखेगी। फिर वो जो संसाधन के अभाव में अपना लक्ष्य नहीं पूरा कर पा रही हैं, वो जाएगी तो वो भी सदन में चर्चा कराएंगी, उस पर भी काम होगा। और एलिट लोग भी जाएं, सब लोग जाएं। हम समाजवादी लोग मिश्रित व्यवस्था में विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। ये बीजेपी जो नारा दी थी ये उसका जुमला था, एक्चुअल में ये समाजवाद का एक बहुत ही रील है, ये छोटा सा सबका साथ सबका विकास का तात्पर्य समाजवाद है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।